हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब भैया नया बैच है 2023, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना? क्योंकि आपको 2023 और 24 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना? अच्छे से आपको फोड़ना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास। जो हम लोग पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का ये है भाग 6, ठीक है भैया। चैप्टर हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ कर एक एक स्टेप पढ़कर चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अमन सिंह, ठीक है, और आप लोग मुझे बायो अमन के नाम से जानते हैं। और मैं जो आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं वो बायोलॉजी आपकी NCERT बेस्ड होती है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के हैं, फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके बोर्ड में NCERT है तो आप बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच आकर के पढ़ो, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, एक भी पैसे देने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी कोचिंग से, आपकी स्कूल से बहुत ही ज्यादा अच्छा यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। भाग 6 में आज हमको पढ़ना है ब्रीफ एवोल्यूशन, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन यानी कि विकास का संक्षिप्त विवरण। क्या पढ़ना है अपन लोग को? अपन लोग को पढ़ना है कि विकास का संक्षिप्त विवरण। अब आपको बता दें कि जो NCERT में जो डाटा है, ठीक है, तो जो डाटा है ना, NCERT का जो डाटा है ना, आप उस डाटा को आप लोग को पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। इसमें जो विकास का संक्षिप्त विवरण है, ठीक है, विकास के संक्षिप्त विवरण में जो भी डाटा है आपको उस डाटा को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डाटा क्या है? मतलब बताया गया है कि 2 मिलियन वर्ष ईयर एगो, ठीक है, 3 मिलियन वर्ष ईयर एगो, 4 मिलियन। तो ये डाटा को कोई बदल थोड़ी ना सकता है। एक सेकंड ना, ये डाटा को ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं, ठीक है। तो इस डाटा को हमें क्या करना होगा? इस डाटा को हमें याद करना होगा, ठीक है। क्या है? ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो विकास हुआ है वो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 200 मिलियन, 2000, ठीक है, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक प्रथम कोशिकी, ठीक है, जीव का प्रकट हुआ, ठीक है। पृथ्वी पर क्या हुआ? एक प्रथम कोशिकी जीव प्रकट हुआ। कब? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ कि पृथ्वी पर प्रथम कोशिकी जीव, एक कोशिकी जीव क्या हुआ बच्चे? एक कोशिकी जीव प्रकट हुआ, इतना जानते हो। और इस जीव की खास बात क्या थी? आप लोग ये भी जानते हो। इस जीव की खास बात क्या थी कि ये जो सेल थी, ये जो एक कोशिका थी, ये एक कोशिका में क्या होता था कि इस सेल में कुछ पिगमेंट थे। क्या थे? इस सेल में मैंने आपको वहां पर बताया था, इस सेल में कुछ पिगमेंट थे। और पिगमेंट होने के साथ साथ ये सेल स्वपोषी थी, है ना। ये सेल क्या थी? ये सेल लिखते जाना अपने कॉपी में, ये सेल स्वपोषी थी। स्वपोषी का मतलब ये थी रसायन संश्लेषी, समझना। स्वपोषी मतलब ये जो कोशिका थी ना, ये स्वयं खाना बना लेती थी, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती थी। और जब ये सेल स्वयं खाना बनाएगी तो क्या मुझे बताओ, ये सनलाइट का उपयोग करेगी कि नहीं करेगी? सनलाइट बिल्कुल करेगी। तो इस सेल ने सनलाइट का उपयोग किया। और जब इस सेल ने सनलाइट का उपयोग किया तो क्या मुझे बताओ, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो उसमें O2 गैस मुक्त होती है कि नहीं? तो इस सेल ने क्या किया? O2 गैस को इन्वायरमेंट में, O2 गैस को वायुमंडल में मुक्त किया, ठीक है। वायुमंडल में इस सेल ने क्या किया कि O2 गैस को इसने ऑक्सीजन को मुक्त किया, ठीक है। छोटा लिख रहा हूँ, शायद ही आपको दिख रहा हो। आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर लिया करिए, ठीक है। ये आप लोग इसमें सोच समझ सकते हैं कि इसमें O2 गैस क्यों मुक्त हुआ? क्योंकि इसके अंदर
फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी? फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही थी। यानी कि ये क्या थी? ये थी हमारी एकल कोशिका। ये क्या थी? ये थी हमारी एकल कोशिका। ठीक है, तो हम समझ गए एकल कोशिका किस प्रकार से बनी। ठीक है, अब क्या होता है, एकल कोशिका को हमने देखा स्वपोषी थी। अब मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, है ना, पहले से तैयार भी नहीं था, एक सेकंड रुकना। अब हम लोग देख चुके हैं कि एकल कोशिका क्या है, एक कोशिका क्या थी। एक कोशिका थी स्वपोषी। देखो समझते हुए चलना है, ठीक है, यहां पर आप लोगों को भ्रमित नहीं होने तनिक भी, इधर उधर ध्यान मत देना, नहीं तो अगर ये टॉपिक थोड़ा सा भी अटक गया ना, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हुआ ना, तुरंत नीचे चले जाओगे, है ना, मतलब समझ नहीं आएगा। और आपको बता दें ये चैप्टर ना, ये मुझे लगता है कि बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर अगर देखा जाए तो वो है एवोल्यूशन, है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर एवोल्यूशन। उसमें भैया जानने को मिलता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी पर जीव हैं, जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी पर कैसे आए हैं ना, इनका विकास कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें क्या होती जानने को हमको मिलती हैं। चलो यहां पे हमने क्या देखा कि एक कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आइए, अब इसी जो एक कोशिका से ना, एक कोशिका थी ना, इसी एक कोशिका से धीरे 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 बहु कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, हमें पता है कि एक कोशिका क्या थी, एक कोशिका स्वपोषी थी, लेकिन बहु कोशिका जो थी वो विषम पोषी थी। ठीक है, बहु कोशिका क्या थी, वो थी विषम पोषी। ठीक है, अब बहु कोशिका से क्या हुआ, बहु कोशिका से सभी जीवों का विकास होता है। ठीक है, बहु कोशिका से सभी जीवों का विकास होता है, और आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि बहु कोशिका के जीवों का विकास किस प्रकार से होता है। ब्रीफ एवोल्यूशन, है ना, संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आते हैं ये 2000 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, अब आ जाइए जल्दी से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। कब आइए? 500 मिलियन वर्ष पूर्व। और ये डाटा सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है, ये डाटा सब कुछ एनसीईआरटी में लिख रखा है। क्या ये 500 मिलियन वर्ष पूर्व, आइए 500 बिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव का जन्म हुआ। किसका? अकशेरुकी। ठीक है, 500 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है कि अकशेरुकी जीव का जन्म होता है। अकशेरुकी जीव आते हैं, और आपको पता है कि जो अकशेरुकी जीव होते हैं वो किसमें आते हैं, किसमें आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, BRATES। ठीक है, ब्रेड्स, ये आते हैं सभी पोरीफेरा में। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा आप लोगों ने पढ़ रखा है, 11th में मैंने पढ़ाया है, और मुझे याद है स्पंज वगैरह जिसमें आते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले, उसके बाद 200 मिलियन वर्ष पूर्व के बाद आइए 500 मिलियन वर्ष पूर्व। 500 मिलियन वर्ष पूर्व में अकशेरुकी जीव का जन्म होता है, इनवर्टिब्रेट्स का जन्म होता है। अब भैया इसके थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आइए 350 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, किसमें आइए? 350 मिलियन वर्ष पूर्व। अकशेरुकी के बाद यहां पर जबड़े रहित मछली का जन्म होता है सबसे पहले। ठीक है, 350 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है? जबड़े रहित मछली का जन्म। ठीक है, क्या होता है? जबड़े रहित मछली का जन्म होता है। ठीक है, और जबड़े रहित मछली ना, ये क्या होते हैं? ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, जबड़े रहित मछली क्या होते हैं? तो जबड़े रहित मछली फर्स्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स का जन्म कब हुआ? 350 मिलियन वर्ष पूर्व फर्स्ट वर्टिब्रेट्स का जन्म हुआ। अब इस 350 मिलियन से थोड़ा और आगे आते हैं। कब आगे? कितना आगे आ गए? 320 मिलियन वर्ष पूर्व। कब आया? 320 मिलियन वर्ष पूर्व। तो 320 मिलियन वर्ष पूर्व देखा गया कि समुद्री पादप एवं कुछ पादप पूर्व अस्तित्व में आ गए। क्या आ गए? समुद्री खरपतवार हो गए जैसे। ठीक है, समुद्री खरपतवार और कुछ पादप अस्तित्व में आ गए। ठीक है,
आ गए। कब आए? अगर पूछा जाए आपसे कि समुद्री खरपतवार और जो कुछ अधिपादप थे या पादप थे वो अस्तित्व में कब आए, तो आप बताएंगे 320 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या हुआ कि 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री पादप और खरपतवार अस्तित्व में आ गए। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है, क्या थे हमारे जो टेरिडोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स क्या हुए? अपने अस्तित्व में आ गए भैया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जबड़े रहित मछली का जन्म हुआ, लेकिन जबड़े रहित मछली कहां पे थी? वो समुद्र में ही थी, जल में थी, स्थल में नहीं थी। ठीक है, अब 320 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? समुद्री खरपतवार और पादप क्या हुए, और कुछ पादप जो है वो अस्तित्व में आ गए। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि पहले जीवधारी है ना, यानी कि अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम जीवधारियों का पृथ्वी पर आगमन, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आए? पादप आए या फिर जंतु आए? तो हमने देखा भैया कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व में जबड़े रहित मछली का जन्म हुआ, लेकिन वो कहां रहती थी? वो रहती थी आपके जल में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी पर यानी कि धरती पर सबसे पहले कौन आया, तो वो आए पादप। और समुद्री खरपतवार ने क्या किया? पूरे धरती को हरा भरा कर दिया। पेड़ पौधों ने क्या किया? पूरे पृथ्वी को हरा भरा करके पूरे पृथ्वी को रंगीन कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब धरती पर पशु आए तो पादप धरती पर खूब फल फूल रहे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब धरती पर पशु आए तो पादप धरती पर खूब फल फूल रहे थे। ठीक है, जब क्या होता है, जब धरती पर पशु आ गए तो पादप क्या थे? जो पादप थे, जो पौधे थे, वो धरती पर खूब फल फूल रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बताओ मेरे साथ याद करो, 500 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था? तो 500 मिलियन वर्ष पूर्व पहले अकशेरुकी जीव का जन्म हुआ। फिर 350 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? जबड़े रहित मछली का जन्म हो गया। ठीक है, 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार। इसको सब कुछ अपने कॉपी में नोट करते जाओ। ये सब कुछ एनसीईआरटी का डाटा है, और एनसीईआरटी का डाटा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग एक एक टॉपिक आप लोगों को पता है। ठीक है, अब आइए, हमने यहां पे देखा कि ये मछली थी भैया 350 मिलियन वर्ष पूर्व। अब आती है मछली। 350 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है? जो मछली थी वो क्या होती है? वो धरती पर आती है। ठीक है, और वो धरती पर मछली कौन आती है? जिसके मजबूत पंख हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर मछली रह रही थी। मछली रहे, मजा नहीं आ रहा है समुद्र के अंदर, मेरे मजबूत पंख हैं और उनमें तैर ही नहीं पा रही हूं मैं। तो मछली ने क्या किया? सोचा मैं अब धरती की तरफ बढ़ती हूं। तो मछली धीरे धीरे करके धरती की तरफ बढ़ना शुरू किया। देखना जीवों का विकास कैसे हुआ। मछली धीरे धीरे करके धरती की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और सबसे जो पहली मछली आई थी उसको हम लोग बोलते हैं लोब फिन्स। क्या बोलते हैं? लोब फिन्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले धरती पर कौन आया था? तो वो आए थे लोब फिन्स। क्या होता? लोब फिन्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहली जो एम्फीबियन थी वो कौन थी? वो थी हमारी लोब फिन्स। कौन थी बच्चे? लोब फिन्स, जिसका नाम बाद में सीलाकेंथ रखा गया। ठीक है, इसका जो नाम था, इसका नाम बाद में क्या रखा गया? इसका नाम बाद में सीलाकेंथ रखा गया। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छी चीज आती है कि सीलाकेंथ क्यों रखा गया? क्योंकि इसको दक्षिण अफ्रीका में, कहां पे? इसको दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है, देखा गया था। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसको विलुप्ति के स्थान पर देखा गया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में सन 1938 में बताया गया कि सीलोकेंथ एक क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है। सीलोकेंथ क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है।
तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिला, यहां से हमें एक चीज सीखने को मिला कि धरती पर सबसे पहले आगमन किसका हुआ, तो हमने देख लिया वो आगमन हुआ पादप का। लेकिन बाद में देखा कि धरती पर मछली आई और उस मछली का नाम था लोबफिन्स यानी कि सीलोकेंथ। सीलोकेंथ पहले पृथ्वी पर आ चुकी थी, ठीक है। और इसको कहां पर देखा गया, इसके जो अवशेष थे उसको मिले 1938 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसके अवशेष को देखा गया, ठीक है। यानी कि धरती पर ये सबसे पहले आ गई। ये क्वेश्चन मत भूलना कि धरती पर सबसे पहले कौन आया था, पादप आया था या मछली आई थी या जंतु आया था। सबसे पहले कौन आया था, पादप आया था, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बोलो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। कौन आया था बच्चे, वो आए थे पादप, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, अब ये सीलोकेंथ से क्या होता है, सीलोकेंथ जो थी इसी से आधुनिक युग की शुरुआत होती है, ठीक है। इसी से आधुनिक युग बनता है। ये जो सीलोकेंथ मछली थी इसी से आज मेढक, सैलामेंडर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। सैलामेंडर, मेढक यही सीलोकेंथ से बने हैं, ठीक है। सीलोकेंथ धीरे धीरे विलुप्त हुई और कुछ जो उसके जीव जंतु थोड़ा सा एक दो सीलोकेंथ यहाँ वहाँ टहल रहे थे उनसे धीरे धीरे विकास हुआ, मेढक बन गया, फिर सैलामेंडर बन गया, ठीक है। अब क्या शुरू होता है भैया, ये मेढक सैलामेंडर से पूरा अब चीजें पूरी यहां से शुरू होती हैं। यानी कि देखा गया कि जो सीलोकेंथ थे ये क्या थे, ये उभयचर थे। क्या थे, सीलोकेंथ सबसे पहले उभयचर थे, जो कहां पर प्रवेश किए, जो धरती पर यानी कि जो स्थल पर रहने के लिए आए। सीलोकेंथ क्या थे, उभयचर थे, जो धरती पर क्या हुए, रहने के लिए आए। इन्होंने भैया देखा कि धरती पर रहने की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ना, धरती पर रहने का कोई पैसा नहीं लगता है, चलो चलते हैं, ठीक है। यही समझा दूं, यहां तक क्लियर है ना, बताओ। बोर्ड तो भर चुका है पूरा, एक काम करता हूं मैं इसे मिटा देता हूं, चलो आप लोग इसको लिख लो, लिखो जल्दी से, फिर इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी देर नहीं, चलो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, ठीक है। बस ये टॉपिक आज इसी में इतना ज़्यादा डाटा वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्रीफ एवोल्यूशन में। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए सीलोकेंथ के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब आइए, अब आते हैं कि जब हमने देखा कि लोबफिन्स जो थी, क्या थी, लोबफिन्स, जिसको हम लोग बोले थे सीलोकेंथ, ठीक है। जो लोबफिन्स थी, ये बड़ा मार्कर हो गया, जो लोबफिन्स थी उनको देखा कि ये सबसे पहले क्या थी, उभयचर थे, है ना, उभयचर थे। और ये सबसे पहले कहां पर आए थे, स्थल पर आए थे। और हमें ये भी पता है इन्हीं उभयचर से, इन्हीं लोबफिन्स सीलोकेंथ विलुप्त हुई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इसके अवशेष पाए गए। लेकिन इन्हीं से किसका जन्म हुआ, इन्हीं से जन्म हुआ मेढक का, और किसका, सैलामेंडर का, मेढक का और सैलामेंडर का इन्हीं से जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या थी, ये मेढक और सैलामेंडर जो थे, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो समझना, ये जो मेढक और सैलामेंडर थे ना, इनका ये अंडे देते थे, क्या देते थे, अंडे देते थे। तो इनके अंडे का कवच जो था ना, क्या था, अंडे का कवच कमजोर था, अंडे का कवच बहुत कमजोर था। तो पृथ्वी पर देते, खूब धूप पड़ती तो इनका अंडा चिटक जाता, टूट जाता, फूट जाता, है ना, अंडे का कवच कमजोर था, गिरता चट से फूट जाता। तो इनकी प्रजाति थोड़ा सा, इनकी प्रजाति भी खतरे में आ गई, ठीक है। जब इनका क्या हुआ, जब ये स्थल पर आए, मेढक सैलामेंडर लोग रह रहे थे, इसके बाद इन्हीं मेढक सैलामेंडर से, इन्हीं उभयचर से सरीसृप का निर्माण हुआ, सरीसृप बने, रेप्टाइल बन गए। किसका निर्माण हुआ, सरीसृप का निर्माण हुआ। और इन सरीसृप की एक खास बात थी कि इनके अंडे का कवच क्या था, अंडे का कवच मजबूत था। समझना एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ ये देखना, ठीक है। तो इनके अंडे का कवच क्या था, इनके अंडे का कवच मजबूत था इन सरीसृप का, ठीक है। इन सरीसृप में, अब ये सरीसृप रेप्टाइल्स का निर्माण हो गया, रेप्टाइल्स यहाँ पे आ गए। अब ये सरीसृप पृथ्वी पर खूब अच्छे से रहने लगे, घूमने टहलने लगे, है ना। ज्यादा मतलब अच्छे नहीं थे, दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे जैसे आज के दिखते हैं, है ना, घटिया टाइप के थे, इधर उधर टहलते थे। तो इसमें सरीसृपों ने देखा कि भैया कुछ सरीसृप
पृथ्वी पर रहना चाहते थे, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जो बने थे वो सोचे यार पृथ्वी पर मजा नहीं आ रहा, धूप बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती, एसी वेसी तो यहाँ है नहीं। तो कुछ सरीसृप स्थल पर रहे, लेकिन कुछ सरीसृप क्या किए, पुनः जल में चले गए। क्या किए, कुछ सरीसृप जल में रहने लगे, कुछ सरीसृपों ने क्या किया, वो थल में रहने लगे, थल में रहने लगे। लेकिन कुछ सरीसृप क्या हुए, वो पुनः जल में चले गए। अब मेन खेल फिर यहीं से शुरू होता है, ठीक है। देखो, जो सरीसृप थल में रहने लगे, ठीक है, क्या हुआ कि जो सरीसृप थल में रहने लगे उनको डायनासोरस बोला गया। क्या बोला गया, उन सरीसृपों को डायनासोरस, डायनोसोरस, उन सरीसृप को डायनोसोरस बोला गया। और जो सरीसृप जल में चले गए उनको इक्विथोसोरस बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, इक्विथोसोरस। बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सरीसृप थल में रहने लगे उनको डायनासोरस बोला गया, और जो सरीसृप जल में पुनः चले गए उनको इक्विथोसोरस बोला गया। ठीक है, क्या हुआ, इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, मजा आया ना? यहां तक देख करके, यहां तक पढ़ करके मजा आया कि नहीं? अब भैया देखते हैं कि जो सरीसृप जल में चले गए, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो विकास हुआ है वो हुआ डायनासोरस से। ठीक है, तो अब हम लोग डायनासोरस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो डायनासोरस क्या था। जो डायनासोरस था, डायनासोरस सबसे बड़ा था, है ना, थल पर रहने वाला सबसे बड़ा था। ठीक है, किस डायनासोरस का विकास कैसे हुआ है, देख रहे हो ना? डायनासोरस पहले सरीसृप था, पहले देखो सबसे पहले लोब फिन्स आया। ठीक है, समझना, लोब फिन्स के बाद उभयचर आए। ठीक है, उभयचर लोब फिन्स से मेढक और सिलेमेंडर का विकास हुआ। इनके अंडे का कवच क्या था, कमजोर था। इसके बाद क्या हुआ, सरीसृप रेप्टाइल्स बना, इनके अंडे का कवच मजबूत हुआ। फिर इन्हीं सरीसृप में दो चीजें घट गई, एक थल में रहने वाले, एक जल में चले गए। जो थल में रहने वाले हैं भैया उनको डायनासोरस बोला गया, और जो जल में चले गए उनको इक्विथोसोरस बोला गया। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे डायनासोरस के बारे में। ठीक है, डायनासोरस क्या था, सबसे बड़ा था। ठीक है, डायनासोरस पृथ्वी पर सबसे बड़ा था, और इसका जो मतलब नाम था वो था ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ठीक है, क्या था, ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ठीक है, ट्राइरेनोसोरस रेक्स। जो ट्राइरेनोसोरस रेक्स था वो लगभग 20 फीट ऊंचा था। अब समझ लो 20 फीट कितना होता है, छत कितने पे होता है, 10-12 फीट पे होती है, लगभग 20 फीट ऊंचा था। ठीक है, अब सोच सकते हो डायनासोरस, सबसे पहला जो डायनासोरस था ना, डायनासोरस की सबसे पहली प्रजाति थी ना ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ट्राइरेनोसोरस रेक्स कितना था, 200 मीटर, 200 फीट ऊंचा था। ठीक है, और विशाल डरावने कटार जैसे इसके दांत थे, यानी कि ये डायनासोरस रेक्स बहुत ज्यादा खूंखार और दुष्ट प्रजाति का था। अब आप लोग सोच रहे हो डायनासोर, है ना, डायनासोर का विकास ऐसे हुआ, देखना अभी। ठीक है, ये डायनासोर की प्रजाति ही चल रही है। ठीक है, ट्राइरेनोसोरस रेक्स के बारे में हमने देख लिया। अब देखो ट्राइरेनोसोरस रेक्स के बारे में बताया जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पूर्व, वो सॉरी 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है, देखना। अब यहां पे कुछ एवोल्यूशन आता है, कुछ बदलते हैं, यहीं से फिर डायनासोरों का निर्माण हुआ। ठीक है, डायनासोर आगे बढ़ते गए। 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है कि अचानक से पृथ्वी पर डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो घटना चल रही थी, ये घटना थी 350 मिलियन वर्ष पूर्व की। ठीक है, 350 मिलियन वर्ष पूर्व में यह घटना थी, और इस घटना के बाद 6.5 मिलियन मतलब विकास होता गया, एवोल्यूशन होता गया, और इसी एवोल्यूशन के होने के साथ 6.5 मिलियन वर्ष में आते हैं हम लोग। और 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व हमें क्या देखने को मिलता है कि 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलता है कि अचानक से पृथ्वी पे
डायनासोर समाप्त। ठीक है, अचानक से डायनासोर समाप्त। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि जो राइनोसोरस रेक्स थे, ये जो डायनासोर थे, ये डायनासोर अचानक से 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुए, ये समाप्त हो गए, है ना। कुछ लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर इनका खाना खत्म हो गया था, ठीक है, ये मांस नहीं बचा था खाने के लिए, तब मर गए। कुछ लोगों का मानना था कि उल्का पिंड गिर गए बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो उल्का पिंड से ये दबकर मर गए। ठीक है, कुछ लोगों का मानना था कि वातावरण और जलवायु में परिवर्तन हुआ तब ये मर गए। यानी कि डायनासोरों की समाप्ति का कारण आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा एक आज मिथ है ना। यानी कि किसी वैज्ञानिक ने क्लियर नहीं बता सके। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब यहां से होता है जब डायनासोर मर गए तो इन्हीं डायनासोर से, ठीक है, इन्हीं डायनासोर से, देखो यहां पे तीर देखना कैसे जा रहा है, इन्हीं डायनासोर से कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए। ठीक है, इन्हीं डायनासोर से क्या हुआ कि कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए। देखना, इन्हीं डायनासोरवा से, ये जो डायनासोर लोग थे ना, इन्हीं से कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए, यानी कि इन्हीं से मैमल्स बनने की शुरुआत हो गई। ठीक है, जब इन्हीं डायनासोर से कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए तो ज्यादातर पक्षी के रूप में विकसित हुए। जो स्तनधारी प्राणी थे ना, वो क्या हुए, वो ज्यादातर पक्षी के रूप में विकसित हुए। किस रूप में, वो ज्यादातर पक्षी के रूप में विकसित हुए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौरान में विद्यमान है। ठीक है, जो डायनासोर थे, डायनासोर के युग के जो छोटे से सरीसृप थे, वो आज के दौर में विद्यमान है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए इन्हीं से, और इन्हीं से क्या हुआ, ज्यादातर कुछ पक्षी के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, यह तो क्लियर है। अब देखो, सबसे पहला स्तनधारी प्राणी, ठीक है, पहले स्तनधारी प्राणी, यहां पे देख लो, पहले स्तनधारी प्राणी, जो सबसे पहले स्तनधारी प्राणी था वो श्रीव था। क्या था, श्रीव। श्रीव सबसे पहला स्तनधारी प्राणी था, जिसको हम लोग मंजोरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्तनधारी प्राणी कौन था, तो वो था श्रीव मंजोरू। ठीक है, स्तनधारी। इसके जीवाश्म क्या होते हैं, इसके जीवाश्म छोटे आकार के रूप में मिलते हैं। क्या होते हैं कि इसके जीवाश्म छोटे आकार के रूप में मिलते हैं। अब देखो, स्तनधारी प्राणी जरायुज होते गए। यही जो श्रीव बना ना, ये जो पक्षी, ये पक्षी कौन सा था, ये पक्षी था श्रीव। ठीक है, अब क्या हुआ कि यही स्तनधारी प्राणी क्या हुए, यही स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं। ठीक है, यही स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि यही स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं। ठीक है, तथा इनके अजन्मे शिशु मां के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तथा इनके, समझना क्या बोला है, तथा इनके अजन्मे शिशु मां के शरीर के अंदर, मां के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, मां के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं, यानी कि ये जहां से मैमल्स का विकास हुआ, ये स्तनधारी मंजोरू, ये सब क्या थे, ये सब अंडे देते थे। क्या देते थे, ये सभी मैमल्स स्तनधारी अंडे देते थे। फिर यहां से एक तीर और आगे आएगी। ठीक है, और इस तीर में बताया गया कि इसमें विकास हुआ, इन्हीं जो ये जो स्तनधारी थे, स्तनधारियों के अंदर विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और जब इन्हीं स्तनधारियों के अंदर विकास हुआ तो ये जरायुज हो गए, जरायुज हो गए, यानी कि ये
बच्चों को जन्म देने लगे। ठीक है, अंडे नहीं देते थे अब, ये सीधे बच्चों को जन्म देने लगे। ठीक है, ये क्या हुए, ये जरायुज हो गए। और जब ये बच्चों को जन्म देने लगे तो इनका ये क्षेत्र विकसित हो गया, विकसित क्षेत्र के अंदर पाए जाने लगे, यानी कि इनका जो क्षेत्र था वो क्या हो गया, वो विकसित हो गया। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या हुआ, इनका क्षेत्र विकसित हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, सबसे पहले उधर ही ये सब चीजें देखने को मिले क्योंकि उधर ही इनका अवशेष मिलता था। क्षेत्र विकसित हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हुआ अमेरिका, ठीक है, फिर हुआ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर इन धीरों में धीरे धीरे इनका क्या हुआ, इनका विकास हो गया। ठीक है, बस मेन कहानी यही थी, इतना ही समझना था। और ये सारी चीजें दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है, ये ग्राफ के रूप में आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ग्राफवा को दिखाई दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा ना ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना, देखना। ये देखो, इसको मैंने अपना ग्राफ बनाया है, मैंने खुद। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, है ना। तो डायनासोर अगर पूछा जाए डायनासोर किस में बाद में विकसित हो गए, तो डायनासोर ही श्रीव पक्षी में कन्वर्ट हो गए हैं। डायनासोर जब मरे तो श्रीव पक्षी बना लिए थे। सबसे पहले क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन की हम लोग बात करते हैं, यहीं पे समझ लो कि पृथ्वी पर जीवन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन, और ग्राफ ऐसे बनाना है अपने कॉपी में, इसको लिख लेना है सब चीजें। ठीक है, अलग से हेडिंग करके, लेकिन ग्राफ इस तरह बनाना है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास थी एक कोशिका। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले थी क्या, एक कोशिका। एक कोशिका से निर्माण हुआ किसका, बहुकोशिका का। ठीक है, एक कोशिका से बहुकोशिका का निर्माण हुआ, और बहुकोशिका से सीधे इधर बहुकोशिका से जंतुओं का निर्माण हुआ, और इन्हीं बहुकोशिका से पादपों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो पादप वाला हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जंतु वाला। ठीक है, अब जब जंतु का विकास हुआ तो सबसे पहले हमने देखा 500 मिलियन वर्ष पूर्व, इधर आओ थोड़ा सा, कि 500 मिलियन वर्ष पूर्व किसका विकास हुआ, तो 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव का विकास हुआ। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेता हूं, है ना, अकशेरुकी जीव का। अभी आगे मत देखना, अकशेरुकी जीव का। अब इसी अकशेरुकी जीव से यानी कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व, 350 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, कशेरुकी जीव का, वर्टिब्रेट्स जीव का निर्माण हुआ। और ये वर्टिब्रेट्स जीव क्या थी, ये वर्टिब्रेट्स जीव लोब फिन्स थी। कौन सी थी, ये वर्टिब्रेट्स जीव लोब फिन्स थी। ठीक है, और इन्हीं लोब फिन्स को एक नाम और जाना जाता है जिसको बोलते हैं जॉलेस फिश। क्या बोलते हैं, जॉलेस फिश। ठीक है, जॉलेस फिश बोलते हैं, देखना आप। ठीक है, इनका जन्म हुआ। फिर ये लॉब फिन्स क्या हुए, उभयचर स्थल। ये लॉब फिन्स किसमें कन्वर्ट हुए, मेढक और सिलेमेंडर्स में। इनका अंडे का कवर कमजोर। फिर सरीसृप का निर्माण हुआ, ग्राफ बनाओगे सरीसृप। फिर सरीसृप के बाद कुछ सरीसृप क्या हुए, स्थल के अंदर रहने लगे। ठीक है, अब कुछ सरीसृप पुनः जल में चले गए, और जो सरीसृप जल में चले गए उनको इक्विथोसोयस बोला गया, और जो स्थल पे रहने लगे उनको डायनोसोयस बोला गया। जल में चले गए उनकी कोई बात नहीं भैया, हम पढ़ेंगे जो स्थल पे रहने लगे। ठीक है, जो स्थल पे रहने लगे तो उनको डायनोसोयस बोला गया। फिर यहां पे होता है डायनोसोयस की शुरुआत। डायनोसोयस सबसे बड़ा वो जीव था। ठीक है, डायनोसोयस की जो प्रजाति थी वो थी ट्राइरेनोसोरस रैक्स। ट्राइरेनोसोरस रैक्स जो था वो 20 फीट ऊंचा था, और ये 20 फीट ऊंचा था। इसके खतरनाक दांत, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा डरावना था। ठीक है, इसके बाद इससे डायनासोर का निर्माण हुआ। डायनासोर के बाद धीरे से मैमल्स का निर्माण हुआ, यानी कि कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए। क्या हुआ बच्चे, कुछ स्तनधारी प्राणी बन गए, और ये प्राणी अंडा देते थे भैया। क्या देते थे, ये प्राणी अंडा देते थे। अब देखो, इन्हीं डायनासोर से ज्यादातर ये प्राणी पक्षी के रूप में विकसित हो गए, और ये पक्षी क्या थे, ये पक्षी श्रीव पक्षी थे।
क्या थे? श्रीव पक्षी। ठीक है, अब इन्हीं श्रीव पक्षी से ज्यादातर जरायुज का निर्माण हुआ, यानी कि ये श्रीव पक्षी जो थे ये बच्चों को जन्म देने लगे और धीरे धीरे इनमें विकास होता गया, ये बच्चों को जन्म दिए। ठीक है, जरायुज हो गए, पहले अंडा देते थे फिर जन्म देते बच्चों को, फिर इनका एक क्षेत्र विकसित हो गया। क्षेत्र विकसित होने के बाद ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लगभग इनको देखने को मिला और इनमें एवोल्यूशन विकास होता गया। यानी कि यही श्रीव पक्षी, यही स्तनधारी जो यहाँ पे थे ना, यही स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं तथा इसके अजन्मे शिशु अपने मां के शरीर के अंदर ही बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसी जरायुज से, यही जरायुज से विकास शुरू होता है, यही जरायुज से एवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, बस भैया आज के लिए यहीं तक, यानी कि हमने अपना काम तो कर दिया भैया, जितना हमें समझाना था समझा दिया। एनसीईआरटी बुक कहाँ है? बुक तो खैर यहाँ नहीं है। बुक में क्या है? बुक में 2 डायग्राम है। 2 डायग्राम में पहला तो पादपों के बारे में बताया गया है कि ये जो पादप हैं, ठीक है, पादपों का विकास कैसे हुआ। थोड़ा सा बता दूं आप लोग को कि ये जो पादप है बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बहुकोशिकीय जीव से 2 चीजों का निर्माण होता है, पादप और जंतु। जंतु के बारे में हमने देख लिया, हम पादप के बारे में देखते हैं। जो यहाँ पे पादप थे, हमने देखा कि सबसे पहले क्या था, 320 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, 320 मिलियन वर्ष पूर्व हमने क्या देखा कि 320 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था बच्चे, 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार और कुछ पादप का जन्म होता है। ठीक है, और इन्हीं समुद्री खरपतवार और कुछ पादप से क्या होता है, बाद में टेरिडोफाइटा बनते हैं। क्या बनते हैं? टेरिडोफाइट्स बनते हैं। ठीक है, और यही टेरिडोफाइट्स आपको बता दें, इन टेरिडोफाइट्स की विशेषता क्या होती है, यह चीज आपको जानना होगा। ठीक है, विशेषता, इन टेरिडोफाइट्स की विशेषता क्या होती है, तो इन टेरिडोफाइट्स की विशेषता होती है कि इनके पत्ते क्या होते हैं, कि जो इनके पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं। टेरिडोफाइट्स के बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, और यही बड़े पत्ते बाद में कोयला का निर्माण करते हैं। किसका? यही बड़े पत्ते बाद में कोयला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ, तो ऐसे ही हुआ कि वहां पे समुद्री खरपतवार था, कुछ पादप थे। ठीक है, कुछ पादप टेरिडोफाइट्स थे, उनमें विशेषता ये थी कि इनके पत्ते बड़े थे और इन्हीं से बाद में कोयला का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखो आपके एनसीईआरटी में 2 डायग्राम है। पहला डायग्राम है हमारा ये वाला पादप वाला, और दूसरा डायग्राम है हमारा ये डायनासोर वाला। डायनासोर का विकास दिखाया गया। ठीक है, तो उन 2 डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगा बस, बाकी अब आप लोग को यहाँ पे खत्म हो गया। बहुत पढ़े यार सच में, आप लोग क्या हुआ, बोर हो गए का? बताओ। देखो जिंदगी में आपको बता दूं ना, हमेशा इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना कि जिंदगी में हमेशा ना छोटी छोटी चुनौतियों से, ठीक है, छोटे छोटे लोगों से, छोटी छोटी पढ़ाई से कभी मत लड़ना। ठीक है, अगर आप छोटी चुनौतियों से लड़ोगे ना, तो आप बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए ना, जो आपके अंदर एनर्जी है ना, बूस्टअप है ना, आप उसको खो दोगे। ठीक है, इसलिए हमेशा अपना टारगेट बड़ा करो। और मुझे यकीन है, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, सभी बच्चों को, आप लोग ना बहुत मेहनती बच्चों में से एक हो। इंडिया के सबसे मेहनती बच्चे आप हो, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हो, और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश 5 विषय को साथ में आप लोग ले करके चल रहे हो। आपसे मेहनती ना एक प्रिपरेशन करने वाला नहीं होता, एक वनडे एग्जाम को क्रैक करने वाला व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को ना कभी कम मत आंकना, बहुत आगे तक जाओगे जिंदगी में। ठीक है, कभी ये मत सोचना यार कि यार इतना पढ़ना पड़ता है ना, ये हो गया, मैं कैसे पढ़ूंगा। सिलेबस है। ठीक है, कोई एक दिन में ज्ञानी नहीं बन जाता है। अगर कोई ऋषि और मुनि बनता है तो वो एक दिन के अंदर नहीं बन जाता है। ठीक है, सालों की मेहनत लगती है। ठीक है, एक इंसिडेंट आपको मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने
एक महान चित्रकार हुए हैं और उन चित्रकार का नाम था पाब्लो पिकासो। आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा, पाब्लो पिकासो के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि पाब्लो पिकासो, एक बार बस 2 मिनट की स्टोरी है, आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पाब्लो पिकासो एक बार ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे खाना खाने के लिए। ठीक है, देन वहां पे क्या होता है, एक लेडी उनको देखती है और वो लेडी बोलती है, आर यू पाब्लो पिकासो? मैं आपको जानती हूँ सर, आप पाब्लो पिकासो हैं, आप इस मतलब यहाँ के महान चित्रकार हैं। ठीक है, पाब्लो पिकासो बोले, या यू राइट। लेडी बोलती है कि क्या आप मेरे लिए कुछ पेंटिंग ड्रॉ करेंगे? पाब्लो पिकासो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर में एक पेंटिंग ड्रॉ करी। ठीक है, सुनना बात क्या है, एक टिश्यू पेपर में एक पेंटिंग ड्रॉ करी और उस लेडी को बोला, दिस इज $1,000,000 पेंटिंग। ठीक है, लेडी को विश्वास नहीं हुआ कि भाई आप पाब्लो पिकासो 30 सेकंड के अंदर में, कितना, 30 सेकंड के अंदर में एक पेंटिंग ड्रॉ कर दी, और वो भी $1,000,000 की है। लेडी को मजाक लगने लगा। लेडी उस पेंटिंग को लेती है और जाती है उसको सेल करने, जाती है उसको बेचने। और जब लेडी उसको बेचने जाती है तब वहां पे पता चलता है कि सच में वो $1,000,000 पेंटिंग थी। ठीक है, तो पाब्लो पिकासो वहां से चले गए। लेडी बाद में देखती है कि उनका शो कहां पे हो रहा है, जहां पे शो हो रहा था वहीं पर लेडी भागते हुए जाती है, पाब्लो पिकासो मिलती है कि सर मैं वही लेडी हूं जिसके लिए आपने क्या किया था, आपने एक पेंटिंग ड्रॉ की थी और वो सर वास्तव में $1,000,000 पेंटिंग थी। पाब्लो पिकासो ने बोला, मुझे पता है, तभी तो मैंने तुमको दिया। देन वहां पे होता क्या है, देन वहां पे होता यह है कि क्या होता है कि जब पाब्लो पिकासो बाद में कहीं पे मिलते हैं, ठीक है, वहां पे जब उनका इंटरव्यू होता है, जहां पर भी वो बाद में उस लेडी से मिले, तो लेडी बड़े प्यार से पूछती पाब्लो पिकासो से कि सर मैं $1,000,000 पेंटिंग 30 सेकंड के अंदर कैसे बना सकती हूँ? पाब्लो पिकासो ने बोला, इस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मैंने अपने 30 साल बर्बाद किए हैं, 30 साल मेहनत किया है, तब जाकर के मैं 30 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग बना रहा हूं। ठीक है, इतना समझ लो। तो इसलिए आप लोग बिना 12 साल मेहनत करते हुए आए हो, 11 साल मेहनत कर चुके हो। ठीक है, एक से पढ़ के 11 तक, अब बचा 12वां साल, इसमें मेहनत करना। ठीक है, इसमें मेहनत करना, तभी आप लोग अच्छे नंबर ले आओगे। अब कुछ हमारे एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं, आपको बता दें, हमारे एक अलग चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। यदि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना है तो आप लोग बायो अमन मोटिवेशन चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और यदि आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आप, हमारा एक और चैनल है बायोमन टेक, उसमें हम लोग यूट्यूब से संबंधित आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं, आप लोग उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एनसीईआरटी हाइलाइट्स और उस डायग्राम को देख करके हम लोग इस टॉपिक को आज यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे बुरी बात बता दूं आप लोग कि 70% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री में पढ़ के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। चलिए देखते हैं अब हम लोग एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विकास का संक्षिप्त विवरण में देखिए क्या दिख रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी हाइलाइट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके क्या मेंशन है कि भाई जो मैंने अभी तक आपको 40 मिनट पढ़ाया है वो कैसा था। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, प्रथम कोशिकीय रूप यानी कि एक कोशिका। ठीक है फिर यहाँ पे देखिए कि इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन O2 मुक्त करने की क्षमता थी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, ये देखिए प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद और नीचे आइए, लगभग फिर बताया गया 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने। ठीक है फिर यह अकशेरुकी जीव बने, फिर बड़े हुए। ठीक है, फिर देखा गया कि जबड़े रहित मछलियां संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व आई, जबड़े रहित। ठीक है, यानी कि पूरा ये जो एनसीईआरटी स्लाइड है ये पूरा आपका वही मेंशन करता है जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया ना कि ये आधुनिक युग के मेढक और सेलेमेंडर बने। सेलेमेंडर किससे बने? उभयचर प्राणी जो थे हमारे, ये देखिए लोब फिन्स मैंने पढ़ाया है ना, लोब फिन्स है ना तो लोब फिन्स के द्वारा ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, ये देखिए इनके क्या कहते हैं, ये मोटे कवच वाले अंडे देते थे। ये उभयचर क्या थे, ये मोटे कवच वाले अंडे देते थे। ठीक है, ये यहाँ पे आपने देख लिया। फिर क्या देखा, 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के सरीसृपों का पृथ्वी पर आगमन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली हाईलाइट क्या है? अगली हाईलाइट है कि
विशाल पड़ाव यानी कि फंड, जिसको हम लोग टेरिडोफाइटा बोले थे, टेरिडोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सभी धीरे धीरे क्या हुए, ये देखिए धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए। ठीक है, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा जो थे ना, ये जो पौधे, ठीक है, ये क्या थे, ये जो पौधे थे ना, इनकी जो पत्तियां थी वो बहुत बड़ी होती थी, है ना। इसकी वजह से इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसी सरीसृप जो थे, जिसको हम लोग इक्वेथोसोयस बोलते थे, सोयस के रूप में प्रकट हुए, और पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। ठीक है, पृथ्वी पर जो सरीसृप रहने लगे थे वो क्या थे, वो आपके डायनासोर थे। ओके, 20 फुट ऊंचा विशाल डरावना, है ना, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया। फिर ये हाईलाइट पढ़ो, 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अचानक से पता नहीं क्या हो गया यार, खांसी आने लगी। अचानक से डायनासोर क्या हो गया, डायनासोर समाप्त हो गए। ठीक है, ये देखो जो भी है इसको पढ़ो आप लोग। मैंने आपको इतने बढ़िया तरीके से समझा दिया है ना, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आपको। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, में विकसित हो गए और शायद इन्हें उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौरान में विद्यमान, यानी कि डायनासोर क्या हुए, विलुप्त हो गए, और उस युग के जो छोटे सरीसृप थे ना, वो आज के दौरान में विद्यमान है, वो रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले स्तनधारी प्राणी श्रीव, जिसको बोलते हैं मंजोरू थे। ठीक है, जिनके फॉसिल छोटे आकार के हुआ करते थे। ठीक है, स्तनधारी प्राणी क्या थे, जरायुज होते थे, तथा उनके अजन्मे शिशु, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। मतलब कि जितना भी मैं आपको बताया हूँ, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया समझाया, वो सभी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अब ये आता है आपका, फिर एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या बोलता है कि बुद्धिमान होते थे जब सरीसृपों की कमी हुई। जब सरीसृप क्या हुए, सरीसृपों की कमी हो गई, तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया था, है ना। जब जो रेप्टाइल्स थे ना, रेप्टाइल्स का जब अंत होने लगा या रेप्टाइल्स की कमी होने लगी, तो स्तनधारी प्राणी क्या किए थे पता है, स्तनधारी प्राणी जो थे वो स्थल पर कब्जा कर चुके थे। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोपोटामस, भालू, खरगोश आदि थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। ये भैया एनसीईआरटी हाईलाइट से जो मैं समझाने आया हूँ, मैं उसे समझा देता हूँ 2 मिनट में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया, ये जो क्लोरोफाइट पौधे थे ना, इन्हीं क्लोरोफाइट पौधों से, ठीक है, इन्हीं क्लोरोफाइट पौधों से ब्रायोफाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्लोरोफाइट पौधों से क्या हुआ, ब्रायोफाइट पौधों का निर्माण हुआ। इसके बाद ये जो ट्रैकियोफाइट पौधे हैं ना, इन्हीं ट्रैकियोफाइट से ये जेस्टोफिलम, ठीक है, ये आपका ये पौधा और ये पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है राइना प्ररूपी पौधे। ठीक है, जो भी टेरिडोफाइट्स पौधे हैं, ये सभी टेरिडोफाइट्स की समूह के, जाति के। फिर इससे क्या होता है, इससे फिर एक ये पौधे का निर्माण होता है। आप लोग ऊपर पौधे भी देख रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके अच्छे से डिटेल दे रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, ये जो फिर टेरिडोफाइट्स थे, यहीं पे परणाब, है ना, जिंकगोस, है ना, और भी सैकड़स, और भी द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पौधे का यहीं से निर्माण हो जाता है। ठीक है, कहाँ से, टेरिडोफाइटा से। ठीक है, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में देखने समझ में आएगा, नहीं समझ आता तो फिर मैंने समझा दिया। खांसी ने मेरे को इतना परेशान कर दिया, मेरे को खुद ही नहीं पता था। ये देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि ये देखो, सबसे पहला ये निकला था पानी से। कहाँ से निकला था, पानी से। ये क्या है, आरंभिक सरीसृप है। आरंभिक सरीसृप क्या हुआ, विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के बाद इसकी 2 लेन चलती हैं, एक ये इधर वाली, एक इधर वाली। इधर वाली को हमने बोला सिरैप्सिड, ठीक है, सिरोप्सिड। इधर वाले को बोला साइनोप्सिड। ठीक है, जो सिरैप्सिड थे, देखिए सिरैप्सिड कैसे लाइन जा रही है, समझना। ये देखो, अब इसके ऊपर पहुंचो सब, ये वाला घुमा के इधर से ये ऐसे जा रहा है ना, ये यानी कि आप समझ लो यहाँ तक का जो कब्जा है वो किसका है, यहाँ तक जो रहने वाले हैं वो हैं, वो कौन है, ये मार क्या वो बोर्ड को, वो हैं सेरोप्सिड। ठीक है, इधर वाले, ये यहाँ से यहाँ तक वाले। ठीक है, और जो जितने इधर वाले हैं वो हैं साइनोप्सिड। क्या है, साइनोप्सिड।
ठीक है। यहाँ पे हमने देखा जब इसका विलुप्त हुआ तो इससे सिरोप्सिड बना, और सिरोप्सिड से देखिए फिर धीरे धीरे करके विकास होता गया, कुर्म बना, छिपकलियाँ बनी, है ना, कछुआ बना, छिपकलियाँ बनी, सर्प बने, ठीक है, मगरमच्छ बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सभी किसके पूर्वज थे, ये सभी डायनासोर के पूर्वज थे। ठीक है, डायनासोर के पूर्वज हैं। और इधर जो साइनोप्सिड थे, फिर ये साइनोप्सिड बनते हैं, ये जीव फिर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये जीव बनता है, ये भी विलुप्त हो जाता है। इसके बाद इस जीव के बाद ये जो थेरोप्सिड था, थेरोप्सिड जब विलुप्त होता है तब स्तनधारी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तब स्तनधारी का निर्माण होता है। बस बस इतना ही समझाना था, इतना ही आप लोग समझ गए। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई और हाइलाइट्स नहीं, बस अब यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, बस इतने ही हाइलाइट्स थे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एनसीईआरटी हाइलाइट्स और एनसीईआरटी बुक आपकी क्या बोलती है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो नीट लेवल का कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली आज आपका वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है लेक्चर। तो लेक्चर्स को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत है ना तो मेरे से आप लोग इंस्टाग्राम पे जा करके बात कर सकते हो, वहाँ पे मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।